सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आनंद मंगल होंगे और अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। हमारा पाठ चल रहा है क्या निराश हुआ जाए। बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और सीख देने वाला पाठ है और इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। 3 प्रश्न हमने कर लिए थे, आगे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सभी। प्रश्न नंबर 4, झूठ और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। आशय स्पष्ट करना है इसका। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले गति करते जा रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि सभी प्रकार की जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद उठाते जा रहे हैं। उनका जीवन अय्याशी भरा है। जबकि जो वास्तव में मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, वो आम आदमी जिंदगी की दौड़ में पिसते रहते हैं। आजीवन, पूरा ही जीवन उनका अभावग्रस्त रहता है और इसी में उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। और जो इसका हम उदाहरण के द्वारा करेंगे कि जैसे सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और उसके लिए बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए जाते हैं, टेंडर पास किए जाते हैं और उनको लागू करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, क्रियान्वित रूप देने के लिए मोटी ताजी रकम भेजी जाती है। और उस मोटी ताजी रकम का जो रुपया है वो सारा उस जो टेंडर पास किया गया है उसमें नहीं लगता है। उसको जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं हड़प कर जाते हैं और उनका जीवन फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा जीवन होगा उनका। और जो वास्तव में जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी है, उस इमारत की बुनियाद रखी है, जिनकी खून पसीने पर बुनियाद रखी गई है, वो आम आदमी गरीबी के दलदल में ही फंसे रहते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीते रहते हैं, जीने को मजबूर रहते हैं। और बेटा सबसे चलो ये सब तो ठीक है, ऐसा तो होगा ही, लेकिन विडंबना का विषय तो ये है कि इस प्रकार की जो ईमानदारी और सच्चाई सादगी से भरी हुई छवि जिनकी होती है बेटा, ऐसी छवि से युक्त आम आदमी, उनको समाज में कोई मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। उनको दब्बू समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है और ये माना जाता है कि इनकी कोई ऊंची पहुंच नहीं है समाज में। ऊंची पहुंच से तात्पर्य बेटा कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो समाज के नामी गिरामी जो हैं, ठेकेदार हैं, उनके साथ कोई उठना बैठना नहीं है इनका, उनके साथ कोई जान पहचान नहीं है इनकी, यानी कि इनको कोई नहीं जानता, तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। और बेचारे वो अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मालिक के सामने अपना ही रुपया लेने के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं। तो ऐसे में बेटा जीवन के जो मानवीय मूल्य हैं, जो महान मूल्य हैं, उन पर से आम आदमी का विश्वास हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। फिर विश्वास नहीं रह जाता है इन मानवीय मूल्यों पर, जब समाज में ऐसी दुर्गति हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है आगे। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। यहाँ पर आप लोगों ने आशय स्पष्ट करना है। दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है, यानी कि आज प्रत्येक आदमी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं एक दूसरे में, और व्यक्ति के गुणों को भुला दिया गया है। और क्या किया जाता है बेटा, उसके अंदर जो दोष हैं, यानी कि गुणों को तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, दिखाई नहीं देते गुण तो व्यक्ति के अंदर, और उसमें दोष ही दोष दिखाई देते हैं और उन दोषों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, नमक मिर्च लगाकर उनको समाज में परोसा जाता है। इसी कारण आज हर आदमी में गुण कम और दोष अधिक दिखाई देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पास इस पाठ में है कि जो कंडक्टर और बस ड्राइवर हैं वो
कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनके आंतरिक गुणों को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, उनके अंदर जो आंतरिक गुण विद्यमान हैं। इस समाज में व्याप्त बुराई के कारण समाज का माहौल ही ऐसा बन चुका है कि व्यक्ति के अंदर गुण तो दिखाई ही नहीं देते, उसके अंदर दोष ही दोष नजर आते हैं। तो उन बस ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर भी सबको बुराई ही बुराई नजर आ रही थी और उनके आंतरिक गुणों को बिल्कुल भी नहीं मतलब दिखाई दे रहे थे वो, और उनको बुराई के कारण ही उनको पीटने तक की नौबत यात्रियों ने कर ली थी। तो ये समाज की आज के समय में, वर्तमान समय में ये समाज की ऐसी ही मनोवृत्ति हो गई है बुराइयों के कारण। चारों ओर जो हम नकारात्मक खबर देखते हैं या समाज में जो चारों ओर बुराइयां व्याप्त हैं, उस वजह से इंसानियत लगभग समाप्त होती नजर आ रही है हर व्यक्ति को, और बुराई ही बुराई चारों ओर नजर आने लगी है। लोगों के गुणों को भुला दिया गया है। इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और हमें गांधीवादी होना, विचारधारा का होना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा का मतलब बेटा कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी। अगर किसी प्रकार की अगर हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाएं तो हमें धैर्य के साथ कार्य लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक से उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर हम धैर्य को खो देंगे तो हमें बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, पछताना पड़ेगा हमें आखिरी में। अब यहीं पर ले लीजिए, अगर बस ड्राइवर और कंडक्टर को तो उसने भेज दिया था ड्राइवर ने, अब ड्राइवर को पीटने की नौबत यात्रियों ने कर ली थी, पीटने का इरादा कर लिया था। और अगर वास्तव में वो उसको पीट देते, ड्राइवर को, एक निर्दोष व्यक्ति को पीट देते, तो बाद में जब उसकी सच्चाई सामने आती तो कैसा अनुभव होता उनको? आत्मग्लानि से भर जाते और प्रायश्चित करते। तो हमें ऐसी नौबत से ना गुजरना पड़े तो हमें धैर्य के साथ कार्य लेना चाहिए। अगर हम एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक सुसंस्कृत, स्वच्छ, स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें धैर्य के साथ कार्य लेना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि को, विवेक को नहीं खो देना चाहिए, आपे से बाहर नहीं हो जाना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न है बेटा, अति महत्वपूर्ण है ये तीनों प्रश्न। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।